नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं कोल्ड वार इरा का पार्ट 3 लेकर पार्ट 2 और पार्ट 1 हम पहले ही करा चुके हैं। जो भी लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को जारी करते हैं। सबसे पहले आता है कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी बड़ी बड़ी, ये विश्व के छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाने के लिए क्यों तैयार थी, इतनी उत्सुक क्यों थी? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीज़न जो है आपके सामने बताए गए हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ छोटे छोटे देशों के जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल करना चाहती थी, जैसे कि तेल और खनिज का। ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो है एक दूसरे के खिलाफ जासूसी करना चाहती थी। इस जासूसी के लिए भी इन्होंने जो है छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाया। अपने साथ इनको मिलाने से बड़ी बड़ी शक्तियों को इकोनॉमिक हेल्प मिलती, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ थी, अमेरिका और रूस, ये अपने मिलिट्री कैंप इन देशों में बनाना चाहती थी। एक और इसका जो है कारण देखा गया वो ये था कि जो बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस, ये अपने मिसाइल को डिप्लॉय करना चाहती थी इन छोटे छोटे देशों में। जैसा कि हमने देखा कि इटली और टर्की में अमेरिका ने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर रखे थे रूस के ख़िलाफ़। वहीं रूस ने भी जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है अपने मिसाइल तैनात किए क्यूबा में, और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जैसी जो है घटना इतिहास में घटती है, राजनीति में घटती है, जिसका जो है एक अपना ही स्थान है भारतीय और विश्व राजनीति में। भारतीय राजनीति में तो नहीं, लेकिन विश्व राजनीति में उसका एक अपना स्थान है। इसके और भी रीज़न है कई, जैसे कि ये जो दोनों कंट्रियाँ थी, अमेरिका और रूस, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, एक की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी, वो रूस की आइडियोलॉजी थी, वहीं अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म थी। तो अपने अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए भी इन्होंने जो है छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाया। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी देश थे, ये अपने शत्रु के मन में भय पैदा कर सकते थे ऐसा करके, यानी कि अपने छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर ये अपने जो अपोजिशन था उसको डरा सकते थे, क्योंकि इससे जो है दूसरी जो अपोजिशन के मन में जो है डर बैठता है कि उस देश के साथ बहुत सारे छोटे छोटे देश लग चुके हैं, या उसका जो है खेमा जो है बड़ा हो गया है। आगे चलते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड देखी थी उससे संबंधित, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों ने छोटे राष्ट्रों को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों किया? ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। महाशक्तियों के लिए शीत युद्ध के समय में छोटे देशों के साथ सैन्य गठजोड़ करने के 3 कारण कौन कौन से थे? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। वहीं शीत युद्ध क्या है? महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन पर निर्भर क्यों थी? ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं महाशक्तियों को गुट बनाने की जरूरत क्यों थी? ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे कहते हैं। आपने जो है लगान फिल्म देखी होगी। लगान फिल्म में एक गाना था, 5 मिली तो बन गई मुट्ठी, इस मुट्ठी को नाम कहा है। ये इस मुट्ठी को नाम कहा है, ये मैंने जो है अपने खुद ने जोड़ा है। देखो, वो 5 जो उंगलियां थी वो दिखाई गई है इंडिया को, एक इंडिया को दिखाती है, एक इंडोनेशिया को दिखाती है, एक इजिप्ट को दिखाती है, एक घाना को दिखाती है, तो एक यूगोस्लाविया को दिखाती है। जब इसका स्थापना होती है, यानी कि जब इसको जब बनाया जाता है नाम को, तो उसमें जो है भारत के ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, और इंडोनेशिया के सुकर्नो ने भाग लिया था, वहीं मिस्र के गमाल अबेल नासिर हुसैन ने भाग लिया था, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रूस टीटो ने भाग लिया था, और घाना के एन क्रुमा ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री जैसे सबको पता है। वहीं सुकर्नो जो है इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे। इजिप्ट के जो है सेकंड प्रेसिडेंट रहे गमाल अबेल नासिर हुसैन, और यूगोस्लाविया जो जोसेफ ब्रोस टीटो थे वो यूगोस्लाविया के पीएम थे। वहीं जो घाना के
वामे नक्रुमा थे, वो फर्स्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे थे घाना के। 1961 में 1961 में जो है इसकी स्थापना होती है। आगे चलते हैं। शीत के समय जो देश दोनों में से किसी गुट, यानी कि ना तो अमेरिकी गुट ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने एक अलग से गुट बनाया। वो नाम में शामिल हो गए थे। जो नाम की जो मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसकी, यानी कि कह सकते हैं इसकी मूल अवधारणा की जो उत्पत्ति होती है 1955 में एशिया अफ्रीकी बाउंडिंग सम्मेलन से होती है। यह सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में हुआ था। इसका जो पहला समिट था नाम का, वो 1961 में बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी कैपिटल है, उसमें होता है सितंबर में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब उस समय 5 देश शामिल थे इसके अंदर, लेकिन अब इसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जब किसी गुट की या गठबंधन की सदस्यों की संख्या 120 हो गई है, तो वो विश्व राजनीति में कितना अहम होगा। तो आगे चलते हैं। पंचशील प्रिंसिपल ऑफ नाम, यानी कि पंचशील के सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत रहे हैं जिनमें से कुछ बताए जा रहे हैं। सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। यानी कि संप्रभुता का मतलब है कि अपने पास अधिकार होना। और किस तरह का अधिकार होना? निर्णय लेने के, वो बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के या डिसीजन लेने के अधिकार होना। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिसीजन लेना। उसके ऊपर किसी दूसरे अन्य कंट्री का क्या ना हो, प्रेशर ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान। कहने का मतलब है कि जितने भी जो संघर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, उन सभी कॉन्फ्लिक्टों का जो है शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर या बातचीत करके समाधान किया जाए। किसी भी राज्य के जो इंटरनली जो होते हैं मैटर होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या इंटरफेयर ना किया जाए। साथ ही जो अलग अलग देश हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाए। यानी कि जो विश्व के जो अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, उनकी जो है उनकी कल्चरल का, उनकी इकोनॉमिक का, उनके पॉलिटिकल का, उनकी जो है डाइवर्सिटी का सम्मान किया जाए। आगे आता है एक और है नेक्स्ट, कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाए। अब आता है रेलिवेंस ऑफ नाम, कि नाम की ज़रूरत क्यों है, नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, प्रासंगिकता क्या है नाम की। तो इसमें हम अपने जो है जनरल नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे कि इसमें उन बातों को शामिल किया जा सकता है जो विश्व मानव के लिए, यानी कि विश्व में रहने वाले जो मानव है उनके लिए खतरनाक हो, उन बातों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। जैसे कि विश्व शांति। देखो, विश्व में शांति होगी तो इससे मनुष्य क्या होगा, इससे मनुष्य का भला होगा। तो विश्व शांति इसका जो है एक प्रासंगिकता है, यानी कि ज़रूरत है, विश्व शांति को बनाए रखने में मदद करता है। और संयुक्त राष्ट्र को समर्थन करता है। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो है वो कौन सी, यूएन। तो संयुक्त राष्ट्र को ये क्या करता है, अपना समर्थन करता है। उसमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाने का, यानी कि मेंबर्स जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है नाम। हमेशा इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, यानी कि सतत विकास की बात करी। कहने का मतलब है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके जो है उनके जो फ्यूचर को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसने हमेशा अगेंस्ट अपार्थीड, यानी कि रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये भी मानवता के लिए जो है कलंक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसने जो है हमेशा जो देश नए आज़ाद हुए या विकासशील देश हैं उनके जो है आर्थिक विकास की बात करी है। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण जिसे बोलते हैं। हमेशा नाम ने जो शीत युद्ध चला था, तो शीत युद्ध ने उस समय भी जो है निशस्त्रीकरण की बात कही थी, क्योंकि जो शीत युद्ध चला, या वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या वर्ल्ड वार सेकंड हो, ये इन सब की वजह क्या थी, इन सब की वजह शस्त्रीकरण था। क्योंकि दोनों ही जो गुट थे, पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय या सेकंड वर्ल्ड वार के समय या फिर शीत युद्ध के समय जो गुट बने हुए थे, वो सभी गुट जो है बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर रहे थे, यानी बड़े बड़े हथियारों को बना रहे थे। तो निशस्त्रीकरण को जो है, इसने निशस्त्रीकरण की बात कही है हमेशा। और इसने कहा है कि जो शीत युद्ध के समय जो नई कंट्रियाँ आज़ाद हो रही थी, उनको
प्रोटेक्ट करने की बात भी इसने कही थी। इसमें और भी कई बातें शामिल कर सकते हैं, जैसे आतंकवाद का विरोध। क्योंकि जब कभी भी जो है नाम का समिट होता है तो उसमें हमेशा इसने जो है आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक नेक्स्ट ये भी हो सकता है इम्पेरियलिज्म, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था या सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं इसमें जो है इम्पेरियलिज्म भी वजह रहा था। तो इम्पेरियलिज्म की इसने हमेशा बात की, क्योंकि जब कभी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री गुलाम होती है तो उस देश के लोगों का जीना बड़ा मुश्किल होता है। इसने हमेशा ग्लोबल वार्मिंग की बात करी कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है। इसने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही है। जब कभी समिट होता है इसका नाम का, तो ये उसमें जो है हमेशा कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात कही जाती है। आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप जो है थोड़ा सा जो है जनरल नॉलेज के आधार पर बेस पर लिख सकते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन कि शीत युद्ध के समय नाम में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी थी। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में भी आया है। गुट निरपेक्षता की भारत की नीति क्या है। देखो, गुट निरपेक्षता की भारत की नीति जो है वह नीति है कि अपने आप को दोनों गुटों से, अमेरिकी गुट और साम्यवादी गुट, यानी कि कह सकते हैं कम्युनिस्ट गुट, यानी कि यूएसएसआर का जो गुट था उससे तटस्थ रहना, अपने आप को उससे अलग रहना, ये गुट निरपेक्षता की भारत की नीति थी। लेकिन तटस्थ रहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उनसे भी बिल्कुल अलग हो जाए। हमेशा जब कभी भी दोनों गुटों के बीच में कभी युद्ध की संभावना बनी है तो हमेशा ही भारत ने जो है उस जो तनाव है उस स्थिति को कम करने की कोशिश की है कि दोनों के बीच में कभी युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध हुआ तो तीसरा वर्ल्ड वार कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास बड़े बड़े हथियार थे। तो आइए देखते हैं कि नाम में भारत की क्या भूमिका रही। तो भारत की नाम में भूमिका, रोल ऑफ इंडिया इन नाम। देखो, भारत ने सदा ही कोशिश करी है कि जो नाम के जो मेंबर है उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। दूसरा क्या है कि जब नाम की स्थापना हुई थी तो स्थापना करने वालों में से, यानी कि फाउंडर्स में से भारत एक था, क्योंकि 1961 में इसका जो ये इसकी स्थापना होती है। उस समय जब भारत के जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम पीएम थे वो शामिल हुए थे। इसके सिद्धांतों के अनुसार किसी गुट में शामिल होना हो, तो जब शीत युद्ध चला था तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि भारत यह गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। तो इसलिए भारत ने इसके सिद्धांतों को अपनाते हुए भारत किसी भी गुट में नहीं शामिल नहीं हुआ, यानी कि उसने तटस्थता की नीति अपनाई थी। इसकी एक सिद्धांत ये भी था कि रंगभेद का विरोध किया जाए, तो भारत ने जो है सदा ही रंगभेद की नीति का जो है विरोध किया है। कोरियन संकट में तटस्थ रहना, तो जब कोरियन संकट था 1950 से 1953 में जब चला था, तो उस समय भारत न्यूट्रल रहा था अमेरिका और रूस दोनों के लिए। भारत दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। जब कभी भी संघर्ष की बात होती थी या संभावना होती थी तो भारत जो है दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने बल्कि जो है जो दोनों गुट थे उन दोनों गुट के जो सैनिक आहत हुए थे, यानी कि जो सैनिकों को नुकसान हुआ था, सैनिकों को क्षतिपूर्ति थी, उन सभी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई थी भारत ने। तो भारत ने दोनों गुटों के सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए उस समय अपनी एक सेना भेजी थी। वो भी कौन सी सेना थी? चिकित्सा सेना थी, यानी कि जो उनका इलाज कर रही थी, और वो इलाज है दोनों का ही कर रही थी, रूस के सैनिकों का भी और अमेरिका के सैनिकों का भी। तो एक अब क्वेश्चन आता है कि 1960 के दशक में शुरू होने वाली दो महाशक्तियों ने किन दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2017 में क्वेश्चन आया था। गुट निरपेक्षता की भारत की नीति क्या है, ये इस विषय में हम जो है पहले बात कर चुके हैं। सीमित परीक्षण प्रतिबंधी संधि, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT जिसे कहा जाता है, यह जो है अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच होती है। 5 अगस्त 1963 को इस पर जो है इन देशों के द्वारा साइन किया जाता है, और 10 अक्टूबर 1963 को ये जो है लागू हो जाती है, यानी कि स्टार्ट हो जाती है। इसमें कहा गया था कि कोई भी देश वायुमंडल, जल और अंतरिक्ष में परीक्षण नहीं कर सकता, केवल जो परीक्षण किया सकता था वहाँ पे भूमि पर। आगे चलते हैं। अब एक और संधि होती है, यानी कि एक और ट्रीटी होती है जिसे परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी कहा जाता है।
इसके अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न देश ही एटॉमिक हथियार रख सकेंगे। क्या होता है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए थे, केवल परमाणु हथियार उन्हीं देशों के पास होगा और कोई देश परमाणु हथियार नहीं रख सकते। इन देशों में जो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ शामिल थे। इस संधि पर हस्ताक्षर 1968 में किए जाते हैं इन 5 देशों के द्वारा और 5 मार्च 1970 में ये संधि लागू हो जाती है और 1995 में इस संधि को हमेशा के लिए यानी कि एक्सटेंड किया था अनिश्चित काल के लिए। लेकिन भारत के द्वारा इसका विरोध किया था क्योंकि भारत मानता है कि ये जो संधि थी ये एक भेदभावपूर्ण संधि थी। क्यों? क्योंकि भारत कहता है कि भाई आप सभी देशों ने तो जो है परमाणु हथियार बना लिया है और आपके परमाणु हथियारों का खतरा जो है जो अन्य जो देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार नहीं बनाए उनके ऊपर खतरा बना रहेगा। तो इसलिए एक तरह से ये जो है जो संधि है ये क्या है, एक भेदभावपूर्ण संधि है। तो इसलिए भारत ने इसका क्या करा, विरोध किया था। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारी वीडियो पार्ट 2 से रिलेटेड है। पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे जो पहले एग्ज़ाम में आए हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? 2016, 2015, 2014 में आया, 2012, 2011 में भी आया, ये ऑल इंडिया में आया था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? उन 2 विश्व नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 2010 में क्वेश्चन आया था। वार्सा संधि को ईस्टर्न अलायंस क्यों कहा गया? ये 2015 में क्वेश्चन आया था। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार 2 महाशक्तियों के नाम बताइए। विश्व एक ध्रुवीय कब बना? बड़ी शक्तियों के साथ सैन्य गठबंधन होने से छोटे देशों को क्या लाभ हुआ या क्या लाभ होना था? ये सभी क्वेश्चन हमारी पार्ट सेकंड वीडियो में है शीत युद्ध के, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें भी जो है काफ़ी सारे बातें बताई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी गलती इस वीडियो में हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल।